नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज तारीख है 11 दिसंबर 2025 और आज का डिटेल न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो होगा। आज के वीडियो हम लोग कुछ टॉपिक पढ़ेंगे जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है आपके प्रीलिम मेंस इंटरव्यू एग्जामिनेशन के लिए। एक टॉपिक जो पूरी दुनिया में चर्चा में है वो इसलिए है क्योंकि सोशल मीडिया को रेगुलेट किया गया एक लोकतांत्रिक देश के द्वारा। इससे पहले चीन में तो बैन लगा हुआ था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने नया बैन लगाया है और वह बैन जो है बहुत ही सख्त है। पूरी दुनिया को एक मैसेज गया है कि हमें जेन जी जो है, जो सबसे लेटेस्ट जनरेशन है अभी अल्फ़ा से पहले, जेन जी जो है उस जनरेशन को अगर हमें वाकई एक सही ह्यूमन कैपिटल बनाना है, उनको बचाना है आजकल के माहौल से और एक सही दिशा में उनको दिशा प्रदान करनी है, तो हमें निश्चित तौर पर कुछ कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। क्या इस प्रकार के कठोर कदम भारत को भी उठाना चाहिए? इसी टॉपिक से आज हम लोग शुरुआत करेंगे। वैसे अगर हेडलाइन देखेंगे हम लोग तो यूएस के जो ट्रेड डील के चीफ हैं, जो भारत के साथ ट्रेड डील में वार्तालाप कर रहे हैं, उनका बयान है कि भारत के साथ ट्रेड डील बहुत कठिन नेगोशिएशन से पास करना पड़ेगा हमें। हमने कई सारे चीज़ों पर बातचीत की है, कई सारी चीज़ों पर समाधान भी पाया इन्होंने, लेकिन इन्होंने बोला हार्ड नट टू क्रैक, मतलब बहुत मुश्किल है भारत के साथ में ट्रेड डील पर एग्रीमेंट को साइन करवा पाना। फिलहाल ट्रेड डील हो रहा है, जल्द ही होगा, साइन जरूर होगा, इसके भी संकेत मिले हैं क्योंकि वार्तालाप कई हद तक सफल रही है। देखते हैं आज के पहले न्यूज़ से शुरुआत करते हैं। देखिए पहला न्यूज़ आज का क्या, देखिए ये पहला न्यूज़ है आज का जो सभी न्यूज़पेपर में आपको दिखेगा और बहुत दिनों से विचार विमर्श इस पर चल रहे हैं, लेकिन अभी इसलिए इसको आपने देखा होगा जगह पर क्योंकि 10 दिसंबर से इसको लागू कर दिया गया है। इसको जितना ही ज़्यादा एक्ट को बनाना मुश्किल था, उससे भी ज़्यादा इसको लागू करवा पाना मुश्किल है क्योंकि इसके इम्प्लीमेंटेशन में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आने वाली है। कैसे आप किसी की उम्र को वेरीफाई करेंगे और किस प्रकार से जिम्मेदारियों को, जवाबदेही को तय करेंगे, इसको लेकर के सरकार को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। तो देखेंगे क्या है। ऑस्ट्रेलिया एक पहला देश बना है, लोकतांत्रिक देश। लोकतांत्रिक देश में शब्द बार बार यूज कर रहा हूँ, ऐसे देश जहाँ पर लोकतंत्र, क्योंकि चीन में तो 15 साल से कम बच्चों के लिए तो पहले से ही बैन था और वहाँ पर लोग क्या देखते हैं क्या नहीं देखते, इस पर सरकार का बहुत ज़्यादा नियंत्रण होता है। लेकिन उसके अलावा के जो बाकी दुनिया है उसमें यह नियंत्रण इतना ज़्यादा नहीं था अभी तक। ऑस्ट्रेलिया पहला ऐसा उदाहरण बना है जो पूरी दुनिया जिसको देख रही है आज कि क्या ऑस्ट्रेलिया में ये चीज़ सफल होता है, और अगर ऑस्ट्रेलिया में ये चीज़ सफल होता है तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में आपको भारत में भी इस तरह की चीज़ें देखने को मिलेंगी। यूके में भी इस तरह की चीज़ों को लागू किया गया है, लेकिन वो इस स्तर पर नहीं किया गया है। अमेरिका और बाकी जगहों पर आपको इस तरह की चीज़ें देखने को मिल सकती है, क्योंकि इस जनरेशन के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है। क्या है वो उसको ज़रा समझते हैं। ऑस्ट्रेलियाई सीनेट ने एक कानून पारित कर दिया है जिसमें क्या है भाई, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म जैसे कौन कौन से होते हैं, टिकटॉक, अपने यहाँ पर तो ये ऐप बैन है, फेसबुक, स्नैपचैट, रेडिट, एक्स जो पहले ट्विटर हुआ करता था, और इंस्टाग्राम, ये जो बड़े सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं इनको बैन कर दिया गया। 16 वर्ष से कम के उपयोगकर्ताओं के अकाउंट बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया और पहले से जो अकाउंट हैं उन सभी को सस्पेंड कर दिया गया है। इसके कारणों को समझेंगे। जो आपसे मेंस में सवाल पूछेगा कि सोशल मीडिया बैन हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में किया गया है, इसके कारणों की पहचान करें। क्या इन्हीं कारणों के कारण से भारत में भी इस ऐप को, इस प्रकार के ऐप को बैन करना चाहिए? अपने तर्क प्रस्तुत करें। इस प्रकार सवाल आपसे पूछ सकता है कि क्यों भारत में सोशल मीडिया को बैन नहीं करना चाहिए 16 साल से कम बच्चों के लिए, 18 साल से कम बच्चों के लिए। क्या वाकई उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं होता? क्या वाकई वो इस कैपेबल हैं कि सोशल मीडिया के वर्ल्ड जहाँ पर रूल रेगुलेशन कुछ भी नहीं होता, कोई किसी से भी बात कर सकता है, किसी को भी बुली कर सकता है, उस प्रकार के वर्ल्ड में हमें उनको छोड़ देना चाहिए क्या, और सुरक्षित तरीके से? यही सबसे बड़ा कारण था जिसके कारण से ऑस्ट्रेलिया ने इसको लागू किया है। इसमें सबसे बड़ी चीज़ जो ऑस्ट्रेलिया ने बताई है वो है ये कि यह कानून प्लेटफॉर्म को उम्र सत्यापन सुनिश्चित करने के लिए, मतलब एज वेरीफाई का काम जो होगा वो किसका होगा, तो उसी प्लेटफॉर्म का होगा। जैसे फेसबुक है तो मेटा का होगा, इंस्टा है तो मेटा का होगा, रेडिट है तो रेडिट का होगा, और अगर एक्स है तो ट्विटर, एक्स जो है एलन मस्क की कंपनी, उनका होगा कि आप उम्र को वेरीफाई करेंगे। और अगर आपने सही से वेरीफाई नहीं किया, नहीं रेगुलेट किया इस चीज़ को, तो आपके ऊपर में भारी भरकम जुर्माना लगाया जा सकता है। ये सख्ती बरती गई है। विश्व का पहला ऐसा कानून है जो 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया से पूरी तरह से प्रतिबंधित करता है। कंप्लीटली बैन कहा जा रहा है इसको, आप चला ही नहीं सकते हैं। ऐसा नहीं कि पेरेंटल कंट्रोल और इत्यादि इत्यादि लगा हुआ है, आप चला ही नहीं सकते हैं। ठीक है,
कानून के मुख्य प्रावधान क्या है? अब यहीं से आपसे सवाल पूछेगा भाई प्रीलिम में कि हाल ही में लागू किया गया उसके प्रावधान क्या क्या हैं। ये कानून किसी एक देश का नहीं रहा, ठीक है, लागू हो रहा है ऑस्ट्रेलिया में, ये पूरे दुनिया के लिए दर्पण का काम करेगा। पूरी दुनिया इस पर निगाह रखी हुई है और इसको आने वाले समय में सभी जगहों पर इम्प्लीमेंट आप देखेंगे किसी न किसी हद तक में किया जाएगा। प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी होगी कि सत्यापन करें, गैर अनुपालन पर भारी दंड लगाया जा सकता है। लागू होने वाली कंपनियां, जितने भी बड़े कंपनियां हैं जो सोशल मीडिया के हैं, उन सभी पर लागू किया जा रहा है। सरकार द्वारा नियुक्त ई सेफ्टी कमिश्नर जिस प्रकार का पद एक सृजित किया गया है, जो क्या काम करेंगे, जो इसकी निगरानी करेंगे कि कौन सा प्लेटफॉर्म ऐसा है जो इस प्रकार की चीज़ों को सत्यापित नहीं कर पा रहा है। पृष्ठभूमि क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया में युवाओं के बीच सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग चिंता का विषय बन गया था। वहाँ के 91% से ज़्यादा युवा जो है वो सोशल मीडिया के एडिक्ट हो गए थे। बहुत बड़े स्तर पर उपयोग करते थे वो लोग। कई सारे लोगों में अवसाद, चिंता इत्यादि जो चीज़ें हैं उनसे जुड़ गया था यह कानून प्रधानमंत्री के द्वारा, सरकार के द्वारा लाया गया। एल्बनीज जो है वहाँ के प्रधानमंत्री, उन्होंने लाया है और इसे समर्थन सभी ने दिया। कुछ संशोधनों की मांग अवश्य की गई, लेकिन जो सोशल एक्टिविस्ट होते हैं उन्होंने भी समर्थन दिया, जो कई सारे सोशल ग्रुप होते हैं उन्होंने भी दिया, विपक्ष ने भी दिया, पक्ष ने भी दिया। यानी कि एक प्रकार से सर्वसम्मति से इसको लाया गया है। अब लाने के पीछे कारण क्या क्या हैं? आपसे जो सवाल पूछेगा कारण क्या क्या है, कारणों की पहचान करें। जेन जी जो हैं ये मुझे बहुत पसंद आते हैं। जेन जी पर्सनली पूछिए तो ये जो जनरेशन है ना, नया 2000 के बाद वाला, ये बहुत ही शानदार सा जनरेशन, मुझे तो कम से कम बहुत पसंद आते हैं। लोग उनको छपरी इत्यादि इत्यादि चीज़ें बोलते हैं, मुझे ऐसा कभी भी नहीं लगता है। ये जनरेशन बहुत ही शानदार है। क्यों? क्योंकि रूल रेगुलेशन, नियम कानून कायदे की परवाह नहीं करते ज़्यादा। जो अपने लिए सही है उस चीज़ को अपने से डिसीजन लेकर के स्मार्टली तरीके से जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए ये जनरेशन हमेशा ही अच्छा होता है। मानसिक तौर पर ये गुलाम नहीं है, ये सबसे बड़ी इनकी खासियत है। वही चीज़ें नहीं करना जो पिछले 4 पीढ़ी से लोग कर रहे हैं, हमें अलग करना है। तो ये जो इस जनरेशन की खासियत है ना, ये सबसे अच्छी चीज़ होती है। इस जनरेशन को अगर हमें आगे भी बढ़ाना है तो इस प्रकार की चीज़ों से हमें बचाना ही पड़ेगा। रोका नहीं गया है जीवन भर के लिए, एक निश्चित उम्र के लिए रोका गया है। उसके बाद आप फिर से उसको लागू करें, फिर से आप चलाएं, जिससे क्या होगा, एक छोटी सी समझ होती है जो डेवलप होनी चाहिए, तब जाके आपको कोई चीज़ हाथ में लगना चाहिए, है ना। प्रतिबंध के कारण क्या है? युवाओं की सुरक्षा, साइबर बुलिंग, लत एडिक्शन और हानिकारक सामग्री के संपर्क का खतरा बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण से सबसे मेन कारण इसी को माना गया। दूसरा, मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव, जैसे एंजाइटी, अवसाद, कम आत्मसम्मान, लो सेल्फ एस्टीम। मतलब आपने देखा होगा कुछ लोगों में रहता है ये चीज़ कि किसी चीज़ पर लाइक्स नहीं मिले, कमेंट्स नहीं मिले, दूसरे से पीछे हो गए, वो कैसे अच्छा जीवन जी रहा है। सब कुछ हम सोशल मीडिया देख करके ही डिसाइड करते हैं। कोई आदमी पोस्ट नहीं कर रहा था, हम समझते हैं कि डिप्रेशन में है, जबकि ऐसा नहीं होता है ना। फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो इसको कहा जाता है। ये जेन जी के बीच में बहुत ज़्यादा प्रचलित शब्द है, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। मतलब हम पीछे रह रहे हैं, हमारा वैसा सोशल नहीं बन पा रहा है। इन समस्याओं के कारण से एक अलग प्रकार के उनके अंदर जो एंजाइटी है वो क्रिएट हो जाता है। शारीरिक स्वास्थ्य का जोखिम, अधिक स्क्रीन टाइम से मोटापा, आंखों में तनाव, खराब मुद्रा में बैठे रहने से नेक पेन इत्यादि चीज़ें भी देखी जा रही। निष्क्रिय जीवन शैली जिसको कहा जाता है, बिल्कुल ही एक एकाकीपन आ जाता है, सबके बीच में रह के भी आप अकेले होते हैं। सामाजिक विकास में बाधा, वास्तविक जीवन के दोस्ती, संवाद कौशल का ह्रास हो रहा है, ऑनलाइन संबंधों का वर्चस्व ज़्यादा बन रहा था। इसके कारण से वहाँ की सरकार ने इसका एक्ट बनाया है। ऑस्ट्रेलिया में 95% से अधिक किशोर सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं, जिससे यह जोखिम और भी ज़्यादा बढ़ गया, 95%। तैयारी के दौरान तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि जब भी आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, तो सच में दूर रहना चाहिए सोशल मीडिया से, क्योंकि बहुत इंगेजिंग होते हैं। इंगेजिंग का मतलब अगर आप एक बार खोलते हैं तो ये आपको इंगेज कर लेते हैं। उनके कलर, उनके म्यूजिक, उनका स्क्रीन, उनका इंटरफेस इस प्रकार से बनाया जाता है सोशल मीडिया ऐप का कि आपके पहले 20 सेकंड में आपका अटेंशन प्राप्त कर लेते हैं। वो पहले 20 सेकंड में अटेंशन के बाद से आप उनसे जल्दी हट नहीं सकते, यानी कि आपको इंगेज करेंगे। आपका डोपामाइन तभी रिलीज होगा जब आप स्क्रीन को ओपन करके कुछ देखेंगे। इससे आप लती हो जाते हैं उस चीज़ का, आपको चीज़ें याद रखने में दिक्कत होगी, आप जो पढ़ेंगे वो कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। इसलिए कम से कम तैयारी के दौरान
सोशल मीडिया से दूर रहिए। यूट्यूब देखिए और जो आपके काम की चीज़ है, टेलीग्राम है जहाँ से आपको कंटेंट मिल पाता है, या किसी कोचिंग का ऐप कर रहे हैं तो उसको बस यूज़ कीजिए, बाकी सारे हटा दीजिए। किसी काम का नहीं होता है, किसी भी काम का नहीं। तैयारी के दौरान की मैं बात कर रहा हूँ। कार्यान्वयन का विवरण क्या है, ये एक्ट में क्या क्या चीज़ें कही गई हैं। कानून पारित होने के 1 वर्ष के भीतर प्लेटफॉर्म का अनुपालन सुनिश्चित करना ही होगा। उम्र सत्यापन की विधियां सरकारी आईडी, क्रेडिट कार्ड या अन्य विश्वसनीय तरीकों से सत्यापन, बायोमेट्रिक या एआई आधारित टूल का उपयोग संभव है कि भाई इसका उपयोग किया जाएगा एज वेरीफाई करने के लिए। अगर वेरीफाई में वो गलत साबित हुए तो उनको जुर्माना देना पड़ेगा। गैर अनुपालन पर लाखों डॉलर का दंड लगेगा। दोहराव पर और सख्त कार्रवाई होगी अगर बार बार आप उल्लंघन कर रहे हैं इसका। तो ऑस्ट्रेलियाई कम्युनिकेशन एंड मीडिया अथॉरिटीज़ द्वारा इसका निरीक्षण किया जाए और ऊपर एक कमिश्नर का पद सृजित किया गया है जो इसकी निगरानी करेगा। उसके बारे में तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। अब इस एक्ट को लेकर क्या क्या चिंताएँ हैं। चिंताएँ तो होती ही है, हर चीज़ का कंसर्न होता है, एक कंसर्न तो होगा ही। उम्र सत्यापन के लिए व्यक्तिगत डेटा संग्रह से प्राइवेसी का उल्लंघन हो सकता है। ऐसी प्राइवेसी का हम क्या करें जो आपको बचाने का काम ही नहीं करता है। प्राइवेसी के नाम पर आप कुछ भी करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्राइवेसी ठीक है, प्राइवेसी तभी सुरक्षित हो सकती है जब वो निश्चित तौर पर किसी न किसी रिस्ट्रिक्शन के साथ में आए हो। तो रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी उम्र और आपकी इत्यादि चीज़ों का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सरकार जान करके आपको रोक लगाया जाए। जब आप वीडियो कोई डालते हैं अपना, उससे भी तो आजकल के एआई टूल आपका उम्र का पता लगा सकते हैं, आपका फेस रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, आपके फेस को विद इन सेकेंड चेंज किया जा सकता है। आपके हाथ में जो फ़ोन है उसके द्वारा भी, उसमें भी कई सारे ऐप होंगे। मेटा एआई है, जेमिनी एआई जो आपके फेस को बदल देगा, अभी बदल देगा। तो क्या उससे खतरा नहीं है? प्राइवेसी का मतलब होता है सुरक्षित रहना, है ना। सत्यापन की कठिनाई है। बच्चों द्वारा झूठी जानकारी या वयस्कों की मदद से बाईपास करना एक हो सकता है कि माँ बाप के अकाउंट का बच्चे यूज कर रहे हैं। तो क्या ऐसे में पेरेंट्स पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए क्या? परिवर्तन का खतरा है। प्रतिबंध से युवा वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, अनाम ऐप या डार्क वेब की ओर मोड़ सकते हैं जो अधिक खतरनाक है। साइबर क्राइम का जोखिम बढ़ सकता है। तकनीकी बाधाएं हैं। वैश्विक प्लेटफॉर्म के लिए एक समान लागू करना चुनौतीपूर्ण होगा। छोटे प्लेटफॉर्म पर अतिरिक्त बोझ बन सकता है। बड़े प्लेटफॉर्म तो इसको आसानी से लागू कर ले जाएं क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी है, लेकिन छोटे प्लेटफॉर्म जो है उनको दिक्कत आ सकती है। सामाजिक प्रभाव, माता पिता बच्चों के बीच विश्वास की कमी, शिक्षा और जागरूकता की आवश्यकता इसमें पड़ेगी ही। वैश्विक संदर्भ क्या है? ऑस्ट्रेलिया पहला ऐसा देश है, पहले यूके और यूएस में 13 वर्ष की न्यूनतम उम्र थी, लेकिन वहाँ पर इस प्रकार से चीज़ों को लागू नहीं किया जा सका। यूके में ऑनलाइन सेफ्टी बिल, यूएस में कनेक्टेड राज्य में समान कानून है। उसके अलावा भारत में डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के तहत उम्र आधारित सुरक्षा है, लेकिन सोशल मीडिया बैन नहीं किया गया है। विश्वव्यापी प्रभाव बनेगा। अगर ऑस्ट्रेलिया एक मॉडल बनता है तो निश्चित तौर पर पूरे दुनिया में ये संदेश जाएगा कि इसका उपयोग अब पूरे दुनिया में किया जाए, इस प्रकार के एक्ट पूरे दुनिया में लाया जाए। भारत के लिए क्या मुख्य सीखें हैं इसमें? तो भारत के लिए जब भी सीखों की बात करेंगे हम लोग तो डेटा फैक्ट्स के साथ बात करेंगे। क्यों भारत को भी लागू करना चाहिए, या क्या भारत में इसको लेकर के हम कुछ सीख सकते हैं, क्या भारत में भी कुछ कंसर्न है इसको लेकर के। तो बाल सुरक्षा की प्राथमिकता, सबसे पहली सीख क्या है? कानून ने मानसिक स्वास्थ्य जोखिम को कम करने पर फोकस किया है। ऑस्ट्रेलियाई कानून ने भारत में 50 करोड़ से अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता है, जिसमें 30% से अधिक किशोर हैं। एनसीआरबी के डेटा के अनुसार 2024 में साइबर बुलिंग के 20% मामले बढ़े हैं। साइबर बुलिंग किसको कहा जाता है कि किसी ने कोई फ़ोटो डाला, कोई वीडियो डाला, कुछ भी लिखा और उस पर बुलिंग किया जा रहा है। कि मान लीजिए उसने कुछ लिखा, उसने इंग्लिश में गलती कर दी, हिंदी में गलती कर दी, तो लगातार उसको कमेंट करके हैरास किया जा रहा है। किसी ने कोई फ़ोटो डाला तो उस पर अजीबोगरीब कमेंट करना, किसी ने कोई वीडियो डाला तो उस पर अजीबोगरीब कमेंट करना, इसको साइबर बुलिंग कहा जाता है। आप खुद तो कुछ नहीं कर पाते हैं, लेकिन किसी दूसरे ने किया तो आप उसको नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। ये मामले भारत में 20% से ज़्यादा बढ़े हैं। उम्र सत्यापन की मजबूती है इसमें। दूसरा जो हम सीख सकते हैं, प्लेटफॉर्म पर एआई आधारित सत्यापन अनिवार्य किया गया है। गोपनीयता सुरक्षित रखते हुए ये करने को कहा गया ऑस्ट्रेलिया में। हम इससे क्या सीख सकते हैं? भारत में झूठी उम्र बताकर अकाउंट बनाना आम है। डीपीडीपी डिजिटल प्रोटेक्शन जो एक्ट है के तहत पेरेंटल कंसेंट की शुरुआत हुई है, लेकिन सत्यापन अभी भी कमज़ोर है। मतलब माता पिता से अनुमति लेने की शुरुआत तो की गई डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के तहत में,
लेकिन अभी भी सत्यापन की प्रक्रिया जो है काफ़ी कमज़ोर है। सरकारी कॉर्पोरेट और सहयोग की बात की गई है। भारी जुर्माने, लाखों डॉलर से प्लेटफॉर्म को जवाबदेह बनाया जाएगा। भारत में भी आईटी एक्ट 2021 के तहत रिपोर्टिंग है, लेकिन प्रवर्तन अभी भी कमज़ोर है। ऑस्ट्रेलिया मॉडल से सीखकर हमें एसीएमए जैसे एजेंसी मजबूत कर सकते हैं जो इसकी निगरानी करेंगे। एक निश्चित एक व्यक्ति ही होना चाहिए जिसकी निगरानी करे, जो एक एजेंसी ही होना चाहिए जो इसको निगरानी करके देखे कि कहाँ कहाँ पर इसका उल्लंघन हो रहा है। ओके, आपने देखा होगा कई सारे भारत में माँ बाप ही बच्चों के अकाउंट बना करके उनके वीडियोज़ अपलोड करते हैं हिट बनाने के लिए, सोशल मीडिया पर उनके फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए। छोटे से ही जब पैदा होता है तब से उसके वीडियोज़ डालने शुरू कर देते हैं। ये भी गलत है, कभी भी मत डालिए। आजकल के ज़माने में फ़ोटो का क्या मिसयूज़ होगा आपको भी नहीं पता, है ना। अन्य देशों को प्रेरित किया है, लेकिन चुनौतियां भी हैं, जैसे बाईपास किया जा सकता है। भारत डिजिटल इंडिया के तहत वैश्विक लीडर बन सकता है, लेकिन पहले हमें घरेलू स्तर पर सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। भारत को ऑस्ट्रेलिया जैसा सख्त प्रतिबंध अपनाने की आवश्यकता है, क्योंकि सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग यहाँ भी गंभीर समस्या बन चुका है। मानसिक स्वास्थ्य पर संकट पड़ा है। भारत में 10 से 19 वर्ष के 20% किशोर जो हैं, WHO रिपोर्ट 2024 के अनुसार से ये कहीं न कहीं अवसाद के कारण है, जिसमें अवसाद का एक सबसे बड़ा कारण ये भी है। आपको एक्ट में वो डेटा दे रहा हूँ जो आप आंसर राइटिंग निबंध में उपयोग करेंगे। आपसे अगर पूछा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया के कानून से भारत क्या सीख सकता है, तो हवाई पॉइंट लिखना अलग चीज़ होता है, और वाकई वेरीफाइड डेटा के साथ आप रेफरेंस देकर लिखते हैं वो अलग चीज़ होता है। जैसे कि ये दिख रहा है आपको, सोशल मीडिया लत से फोमो, ये शब्द बहुत चर्चा में रहता है। बॉडी इमेज इश्यू और इत्यादि मामले बढ़ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने इसे रोकने के लिए पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। भारत में केवल जागरूकता अभियान ही चलते हैं, हमने इस पर वाकई प्रतिबंध नहीं लगाया है। साइबर जोखिम का बढ़ गया है खतरा बहुत ज़्यादा। इससे क्या हो रहा है भाई, सब प्रकार के जोखिम हो रहे हैं। साइबर से शारीरिक जोखिम भी उत्पन्न हो रहा है, शोषण का डर भी बन रहा है, आर्थिक नुकसान तो होता ही है। जनसांख्यिकी दबाव, भारत की 65% आबादी 35 वर्ष से कम है। 2025 तक 500 मिलियन स्मार्टफोन उपयोगकर्ता हैं। बिना प्रतिबंध के युवा पीढ़ी का विकास बाधित होगा। शारीरिक निष्क्रियता, खराब एकेडमिक परफॉर्मेंस और इत्यादि चीज़ें। जब लोग बचपन से ही इंस्टा, यूट्यूब को अपना करियर समझने लग जाएंगे तो फिर कैसे डेवलपमेंट होगा। केवल कंटेंट क्रिएशन नहीं हो सकता ना करियर। आप छोटे से बच्चे से ही उसको कंटेंट क्रिएट करवा रहे, उसे नचवा रहे हैं आप, सीधी से बोला जाए अगर बिल्कुल ख़राब भाषा में, तो यही करवाते हैं। और आप उसको डाल रहे हैं, खुद भी डाल रहे हैं, उनको भी डाल रहे हैं, तो इससे देश का भविष्य क्या देखेंगे आप, है ना। डेटा गोपनीयता की कमी है। भारत में जो एक्ट बना है उसमें ये कहा गया है कि भारत में अभी भी डेटा प्राइवेसी को लेकर के सख्ती से लागू नहीं किया गया है। एक्ट तो हमने बनाए हैं। सामाजिक आर्थिक प्रभाव, गरीब परिवारों में अशिक्षित माता पिता को बच्चों का खतरा अधिक रहता है। अनपढ़ माता पिता की सहमति सत्यापित करना बहुत कठिन होता है, जिसके कारण से एक चुनौती पैदा होती है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा, चीन और यूरोपीय संघ जैसे देशों ने पहले से ही सख्त नियम लागू किए हैं। भारत अगर पीछे रहा तो तकनीकी कंपनियों पर दबाव कम होगा और विदेशी निवेश इससे प्रभावित होगा कहीं न कहीं। ठीक है, तो इसको ज़रूर याद रखिए कि बाकी भारत सरकार ने कुछ एक्ट बनाए हैं जो भारत में लागू सख्ती से किया जाना चाहिए। आपको सारा कुछ मैंने बताया है, भारत में लागू होने के कारण बताए हैं, विथ डेटा, फैक्ट्स, रेफरेंस, रिपोर्ट, हर चीज़ का उपयोग करते हुए। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। दिवाली उत्सव को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सांस्कृतिक में शामिल किया गया है, उसका अध्ययन करेंगे हम लोग। उसके बाद से एक बहुत ही शानदार सा रिपोर्ट आया है, जिस रिपोर्ट को लेकर के जल्द ही संसद में आप बहस भी देखेंगे। वो है असमानता का रिपोर्ट, जिसमें कहा गया है कि भारत में बहुत ही ज़्यादा असमानता बढ़ रही है। देखिए आज का दूसरा न्यूज़ क्या है। दीपावली नाउ ऑन यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट। यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में दिवाली इसको शामिल कर दिया गया है। ये बहुत ही बड़ी हमारे लिए उपलब्धि होगी। हमारे कल्चर को वर्ल्ड स्तर पर अब क्या किया जा रहा है, रिकॉग्नाइज भी किया जा रहा है। मनाया तो जा ही रहा था, दुनिया के लगभग में हर बड़े देश में, यूरोप हो, अमेरिका हो, सभी जगहों पर आपको दीपावली का उत्सव दिखता है, लेकिन इसको अभी तक पहचान यूनेस्को के द्वारा नहीं मिली थी। तब इसको मिल गया। अब कई सारे उत्साहित हैं कि छठ को भी शायद मिलेगा, और मिलना भी चाहिए, क्योंकि अगर भारत में हम लोग देखें ना तो छठ ऐसा उत्सव है जो सबसे पुराना पर्व त्यौहार में से एक है। उससे पुराना कोई त्यौहार है ही नहीं भारत में, है ना।
एक ऐसा त्यौहार जिसमें धर्म कर्म नहीं होते हैं, बस एक अपने परमात्मा के साथ डायरेक्ट जुड़ाव होता है। तो छठ वही है। खैर अभी यहाँ पर आते हैं। यह जानकारी 10 दिसंबर के 20वीं अंतर सरकारीय समिति की बैठक हुई है यूनेस्को की, जिसमें दीपावली को यूनेस्को के मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की प्रतिनिधि सूची में शामिल कर दिया गया है। यह भारत की 16वीं धरोहर जो इस सूची में जुड़ी हुई है। सांस्कृतिक रूप से हमारा जो जुड़ा है उसमें 16वां है ये। बाकी 15 के भी नाम मैं आपको बताऊंगा और उन 15 को आप याद रखेंगे, क्योंकि वहाँ से प्रीलिम एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए क्या है। नई दिल्ली में ही 20वीं सत्र का आयोजन किया गया था, जो भारत द्वारा पहली बार होस्ट किया गया था, और इसी होस्ट के दौरान भारत को यह मिला है भाई कि दीपावली अब यूनेस्को हेरिटेज में शामिल हो गया है। क्या है त्यौहार वो तो आपको पता ही है, वो तो बताना नहीं पड़ेगा, लेकिन इसको शामिल करने के लिए भारत ने 2023 में ही डॉजियर भेज दिया था। डॉजियर भेजना होता है कि भाई ये उत्सव क्या है, इसका हिस्ट्री क्या रहा है, डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री होते हैं जो, उसकी चर्चा हम लोग करते हैं। किस प्रकार से पूरे देश मनाया जाता है, क्या क्या चीज़ें इसमें सेलिब्रेट की जाती है, क्या इसमें अद्वितीय चीज़ है जिसके कारण इसको यूनेस्को हेरिटेज में शामिल करना चाहिए। यूनेस्को की ICH सूची 2003 के कन्वेंशन के तहत बनाई गई। 2003 ये पूछा जा सकता है। अमूर्त गैर भौतिक सांस्कृतिक तत्वों को संरक्षित करती है। इसे मौखिक परंपराएं जैसे वेद उच्चारण वो भी शामिल होता है इसमें। प्रदर्शन कला, सामाजिक प्रथाएं, उत्सव, ज्ञान और कौशल शामिल होता है। उन सभी को इसमें जगह दिया जा सकता है। ये धरोहर समुदाय की पहचान होती हैं, जैसे भारतीय समुदाय की पहचान होगी। विविधता सतत विकास को बढ़ावा देती हैं, इसके कारण से ही इनको शामिल किया जाता है। ये लिस्ट तैयार किया गया था। अंतर सरकारी समिति नामांकन की समीक्षा करती है, संरक्षण योजनाओं को बढ़ावा देती है, 2003 के कन्वेंशन उद्देश्यों को लागू करती है। 20वीं सत्र में 180 प्लस देशों के 1000 प्लस प्रतिनिधि यहाँ पर भारत में शामिल हुए दिल्ली में, और उसी दौरान यह फैसला लिया गया है। अब जरा देखिए कि इससे पहले कौन कौन सी चीज़ों को इसमें शामिल किया गया था। कुटियट्टम 2001 में सबसे पहले सांस्कृतिक नाट्य परंपरा केरल का है, इसको शामिल किया गया। सेकेंड है रामायण 2008 में। सीक्वेंस भी याद रखिएगा कृपया, प्लीज़ इसको याद करने का प्रयास कीजिएगा। मुदियट्टू केरल के रीति रिवाज नाट्य है। कालबेलिया ये राजस्थान की घुमंतू जनजाति की परंपरा है, बहुत ही शानदार डांस होता है ये। चकमा हस्तशिल्प पूर्वोत्तर भारत की जनजाति कला है, इसको 2010 में शामिल किया गया। बौद्ध चैंटिंग, वैदिक चैंटिंग, जो बौद्ध चैंटिंग की परंपरा है, जो बुद्धिस्ट लोग बैठ करके मंत्र जाप करते हैं, उसको भी शामिल किया गया, और वेद चैंटिंग को भी शामिल किया गया है। संकीर्तन 2013 मणिपुर का धार्मिक लोक नृत्य है। मुडियट्टम 2010 में दोहराव मुडियट्टम मैंने ऊपर बता दिया था, ये यहाँ पर कर दीजिएगा। कोलकाता का दुर्गा पूजा, गढ़वा नृत्य, योग गढ़वा जिसको बोलते हैं, कुंभ मेला, नवरोज पारसी त्यौहार है, उसको भी शामिल किया गया है। और वैदिक के साथ साथ बुद्धिस्ट दोनों ही शामिल हैं अलग अलग। यहाँ पर जो है ना, ये वैदिक काट दीजिएगा, बुद्धिस्ट यहाँ पर क्या हो जाए, वैदिक हो जाएगा, और यहाँ पर बुद्धिस्ट है। ठीक है, तमिल वैदिक जो चैंटिंग है वो उसको भी शामिल किया गया। दीपावली को भी इसमें शामिल किया। एक मैं करेक्शन कर देता हूँ, ये लिस्ट जो है ना, इस लिस्ट में कुछ क्रम सीक्वेंस गड़बड़ा गए हैं, तो मैं आपको बताऊँगा, कृपया उसको याद रखिएगा उसी सीक्वेंस में। सबसे पहला तो वही है, कुटियट्टम ही है। कुटियट्टम 2008 में शामिल किया गया था, सबसे पहला कुटियट्टम ही है। दूसरा जो है वह वैदिक जप की परंपरा है, जिसको 2008 में शामिल किया गया। सीक्वेंस बता देता हूँ। वैदिक जप की परंपरा 2008 में शामिल किया गया है। रामलीला रामायण की पारंपरिक प्रदर्शनी को भी 2008 में ही शामिल किया गया है। उसके बाद से शामिल किया गया रम्मन, जो भारत के गढ़वाल हिमालय में धार्मिक उत्सव मनाया जाता है, रम्मन जिसको कहा जाता है, रम्मन, इसको 2009 में शामिल किया गया। 2010 में छऊ नृत्य को शामिल किया गया। 2010 में छऊ को शामिल किया गया है। 2010 में ही राजस्थान की कालबेलिया को भी शामिल किया गया। एक मिस्टेक नहीं होना चाहिए इसमें, कृपया ध्यान रखिएगा। कालबेलिया को भी 2010 में ही शामिल किया गया है। मुदियट्टू को भी 2010 में ही शामिल किया गया। मुदियट्टू 2010 में ही शामिल किया गया है। लद्दाख का बौद्ध जप जो है, इसको 2012 में शामिल किया गया। बौद्ध चैंटिंग जो है, इसको 2012 में शामिल किया गया है। 2013 में मणिपुर का संकीर्तन को शामिल किया गया। 2013 में मणिपुर का संकीर्तन शामिल किया गया। मैं PDF में इसको करेक्ट कर दूंगा, जब आपको दूंगा तो ये यहाँ पर मिसटाइप हुआ है, ऊपर नीचे हो गया लिस्ट बनाने के दौरान। उसके बाद से 2014 में पंजाब के जो सिख ठठेरे होते हैं,
तो उनके ठठेरे से जो आवाज़ निकलती है उसको भी शामिल किया गया। पारंपरिक तौर पर पीतल तांबे बर्तन बनाने का जो कला है उसको शामिल किया गया और उससे बहुत ही अद्भुत तरीके की आवाज़ भी निकलती है। तो इसको कब शामिल किया गया? इसको 2014 में शामिल किया गया है। नवरोज़ को 2016 में शामिल किया गया है। नवरोज़ 2016 में शामिल किया गया है। कुंभ मेला को 2017 में और 2016 में ही योग को भी शामिल किया गया। 2016 में योग और नवरोज़ को शामिल किया गया। 2017 में कुंभ मेला को शामिल किया गया। 2021 में कोलकाता के दुर्गा पूजा को शामिल किया गया। 2023 में गुजरात के गरबा को और 2025 में दीपावली को इसमें शामिल किया गया है। तो इसको ज़रूर याद रखिएगा, इन सभी को याद रखिएगा। ये 16 के 16 आप याद रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है टॉप 10 अर्न्स इंडिया गेट 58%। टॉप जो हमारे आबादी के 10% अर्नर हैं, जो सबसे ज़्यादा कमाते हैं, वो हमारे देश के पूरे इनकम का 58% उनके पास में चला जाता है। और जो देश के बाकी जो बॉटम हाफ हैं, जो 50% आबादी बाकी का है, उसके पास मात्र 15% देश की इनकम का आता है। ठीक है, तो यानी कि 10% लोगों के पास देश की इनकम का 58% और निचले जो 50% हैं उनके पास देश की इनकम का मात्र 15% आता है। इसको कहा जाता है असमानता, इनइक्वालिटी कहा जाता है। खतरनाक स्तर का इनइक्वालिटी है। ये रिपोर्ट प्रकाशित किया गया जिसका नाम है विश्व असमानता रिपोर्ट, वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2026। ये प्रकाशित किया गया है वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब के द्वारा, इसको प्रकाशित किया गया है। यह रिपोर्ट 1900 ईस्वी से 2024 तक की डेटा पर आधारित है। 1900 ईस्वी से 2024 तक की डेटा पर आधारित यह रिपोर्ट है, जिसमें ये कहा गया है कि जो भारत है उसमें असमानता पहले तो कम हुई, आज़ादी के बाद कम हुई। देखिए 1900 के बाद आपको दिखेगा बढ़ रहा है, फिर उसके बाद से कम होनी शुरू हुई थी, लेकिन जो है भारत में वर्तमान में फिर से बढ़ी है। आज़ादी के ठीक बाद इनइक्वालिटी थोड़ी सी कमी देखी गई, क्योंकि समाजवादी प्रकार के कई सारे रूल रेगुलेशन लागू किए गए, नीतियां बनाई गई, कानून बनाया गया। लेकिन आफ्टर कोविड तो और भी तेज़ी से बढ़ा है। अमीर जो हैं वो 20% ज़्यादा अमीर हुए हैं, वहीं पर गरीब जो हैं वो 10% ज़्यादा और गरीब हो गए हैं। तो यानी कि कोविड के बाद जो फैक्टर है इनइक्वालिटी का, वो बहुत ज़्यादा आपको इम्पैक्ट दिखेगा उस पर, जिसमें कमी देखी गई है किन चीज़ों में, तो गरीबों की आय में, और अधिक वृद्धि हुई है अमीरों की आय में। रिपोर्ट का अवलोकन अगर हम लोग करेंगे तो विश्व असमानता रिपोर्ट 2026 ने भारत में आय असमानता को चरम स्तर का, एक्सट्रीम स्तर का बताया है, जो कि शीर्ष 10% आबादी राष्ट्रीय आय का 58% हिस्सा उनके पास में जा रहा है, जबकि निचली 50% को केवल 15% ही मिल पा रहा है। सवाल इस पर आपसे ये पूछेगा कि विश्व असमानता रिपोर्ट 2026 जारी किया गया है, इस रिपोर्ट के बारे में बताएं, इस इनइक्वालिटी के पीछे क्या कारण है उसको बताएं, इसके इम्पैक्ट क्या पड़ सकते हैं और इसका समाधान क्या हो सकता है, इसके बारे में बताएं। यह आपसे प्रीलिम में भी पूछा जा सकता है, मेंस में भी, और इंटरव्यू में भी ये रिपोर्ट पूछा जा सकता है, क्योंकि बिहार में भी असमानता काफ़ी ज़्यादा देखी जा रही है, अब तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। पहले सब गरीब थे, अब एक गरीब और अमीर की खाई बन रही है। यह असमानता ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी और ब्राज़ील आदि से काफ़ी ज़्यादा अधिक है, और जिस भी देश में असमानता ज़्यादा होती है वहाँ पर सोशल स्तर पर कहीं न कहीं विभाजन बहुत ज़्यादा बनता है, क्राइम भी उससे बढ़ने की संभावना होती है, उससे और भी कई सारी चुनौतियाँ उत्पन्न होती हैं। रिपोर्ट में 10% और 50% आय शेयर का विश्लेषण किया गया है, जो टैक्स डेटा सर्वे राष्ट्रीय खातों पर आधारित है। भारत में औसत आय 2022 में 2060 यूरो लगभग 1.8 लाख रुपए है, लेकिन शीर्ष 10% की औसत आय 95 लाख रुपए है। शीर्ष 10% की औसत आय है 95 लाख रुपए मात्र है, कितना कम तो है, और भी होना चाहिए था। और बाकी पूरे देश का जो इनकम है 1.8 लाख रुपए है, एवरेज ये बताया गया है। वैश्विक स्तर पर निचली 50% आबादी के पास केवल 8% संपत्ति है, जबकि शीर्ष 10% आबादी के पास 76% है। रिपोर्ट ने समावेशी विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ, इंक्लूसिव डेवलपमेंट की आवश्यकता पर जोर दिया है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट की आवश्यकता पर जोर दिया गया है, विकास पर जोर दिया गया है। जरा इस ट्रेंड को देखिए, 1900 से 1920 तक शीर्ष 10% आय शेयर 50% के पास में था, 50% उनके पास में था। निचली 50% के पास में 15 से 20% ही आता था, क्योंकि औपनिवेशिक काल था तो ये काफ़ी उच्च था। हम इस समय गुलाम थे, ठीक है, हम इस समय गुलाम थे। अब आ जाइए अभी 2022 के बाद से 58%, यहाँ तो 50% ही था गुलाम वाले भारत में, यहाँ 58% हो गया है।
यहाँ 15 से 20% था, यानी कि यहाँ भी 15 से 20% ही है ना। तो कोई ख़ास फर्क नहीं पड़ा। बीच में आपको दिखेगा 1940 से 1980 के दौर में देखिए कि 30 से 35% है, शीर्ष 10% की इनकम जा रहा है, देश के इनकम का 30 से 35% जा रहा है, और जो निचले 50% उनके पास 20 से 25% आ रहा है। समाजवादी नीतियों के कारण से, इसका कारण से कमी हुई थी। लेकिन आज आप देखिए कि कहाँ पर पहुँच गए हैं हम, फिर से हम वही पहुँच गए हैं जहाँ हम हुआ करते थे। ठीक है, कोरोना के बाद इसमें और वृद्धि होगी। अब 57 से 59% आंका गया है भाई, और 14 से 16% ही है। निचले 50% की बात कर रहे हैं। ये ऊपरे 50% जो हैं उनके पास देश का 100 रुपया अगर इनकम है तो 60 रुपया जा रहा है। वहीं पर निचले जो 50% है उनके पास 14 से 16 रुपया ही आ रहा है। बाकी कहाँ जा रहा है? तो मध्यम वर्ग के पास जा रहा होगा। देखिए क्या है, मध्यम वर्ग वो है जो केवल टैक्स भरने का काम करते हैं। शीर्ष 10%, 1900 में 50% शुरू, 1980 में 30% तक गिरावट, फिर 2024 में 58% तक उछाल देखी जा रही है। और ये वर्ल्ड बैंक का डेटा है ना। अभी वर्ल्ड बैंक किसी चीज़ में तारीफ़ कर देता तो हम झट से ले लेते हैं, लेकिन उसने असमानता के बारे में बता दिया तो यहाँ पर अब इसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। 1900 में 15% से 1980 में 25% तक की वृद्धि हुई है। 2024 से 15% पर फिर से स्थिर हो गया है। यानी कि पहले असमानता काफ़ी ज़्यादा थी, फिर बीच में कम हुई और अब फिर से चरम अवस्था पर पहुंच गई। इसीलिए इसको एक्सट्रीम इनइक्वालिटी कहा जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये देश के राजनीतिक सामाजिक ताने बाने को चुनौती दे सकती है बहुत ही भीषण स्तर पर। ये तो वही डेटा हो गया, सेम डेटा है। औसत धन शीर्ष 10% में 1,68,000 यूरो, निचले 50% के पास 1200 यूरो है। 1200 यूरो है। ये भी एवरेज है। बाकी वास्तविक स्थिति तो ये है कि 20 रुपये का पानी बोतल आज ही बहुत बड़े वर्ग के लिए लग्जरी आइटम है। असमानता का 2025 से 2030 का अनुमान, यदि वर्तमान रुझान बने रहे तो शीर्ष 10% का शेयर 60% तक पहुंच जाएगा। यानी कि देश अगर 100 रुपया इनकम कर रही है उसमें 60 रुपया इनकम ऊपर के 10 लोगों के पास पहुंच जाएगा। बाकी जो 90 लोग हैं उनके पास मात्र 40% पहुँचेगा। ठीक है, 10 लोगों को 60 रुपया और 90 लोगों को 40 रुपया। कैसे नहीं गरीबी होगा? क्या करना चाहिए? ये इसलिए होता है ना, किस लिए होता है? उद्योग धंधे निवेश के नाम पर बड़ी बड़ी ज़मीनें बांट दी जाती हैं कि भाई नौकरी पैदा होगा, लेकिन नौकरी कहाँ पैदा होने जा रहा? अब 100% ऑटोमेशन होने जा रहा है। 6 लाख करोड़ रुपए के ऋण माफ़ किए गए हैं अमीर वर्ग के इस देश में। कुछ दिन पहले का न्यूज़ है, लेकिन वो कहीं हेडलाइन में नहीं दिखेगा। वहीं पर 10,000 रुपये अगर बांट दें महिलाओं को तो सारे न्यूज़पेपर हेडलाइन से भर जाते हैं। समझिएगा इस ट्रेंड को। बड़ी चीज़ें आपके सामने आती ही नहीं हैं। 6 लाख करोड़ हमारे डिफेंस बजट के समतुल्य ही होगा। 6 लाख करोड़ बहुत पैसा होता है। ये अमीरों के लोन राइट ऑफ किए गए हैं कि ठीक है कोई बात नहीं है चुकाना, आप छोड़ो यार, बात ख़त्म करते हैं, पार्टी दे देना, इस टाइप में चला गया है। और अगर किसानों के 500 करोड़ के ऋण माफ़ होते हैं तो सारे न्यूज़पेपर में हेडलाइन आ जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इनइक्वालिटी बढ़ता है। टैक्सेशन नहीं है। बीसीसीआई इतनी बड़ी बॉडी है, इतना पैसा कमाती है, टैक्स के नाम पर 1 रुपया नहीं देती है। बहुत कम टैक्स देती है सरकार को। टैक्स कौन देते हैं? आप। दूध खरीदने जाइए उस पर भी जीएसटी है। ठीक है, हॉस्पिटल जाइए उस पर भी जीएसटी है। जीएसटी टैक्स ही तो है, टैक्स है भाई। गाड़ी खरीदने जाइए उस पर भी टैक्स है। आप रोड से चलिए तो उस पर भी टोल टैक्स है, गाड़ी टैक्स है, रोड टैक्स है, पॉल्यूशन जांच करवाना पड़ेगा। भारत 58% 10% से आय शेयर करते हैं। ये तो अभी अभी बताया। ये भारत, अमेरिका, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, यूरोप और चीन का ये आपको रैंक दिख सकता है। इसमें चीन की स्थिति काफ़ी अच्छी मानी जा रही, क्योंकि उसने इंक्लूजन को काफ़ी अच्छे से वहाँ पर लागू करने में सफलता पाई है। भारत ब्राज़ील अमेरिका से अधिक असमान है, यूरोप से बहुत पीछे है। रिपोर्ट ने कहा है कि भारत का शीर्ष 10% वैश्विक औसत से दोगुना कमा रहे हैं। वैश्विक गरीबी निचली 50%, लगभग 4 अरब लोगों के पास संपत्ति का केवल 8% है। शीर्ष 10% के पास 76% संपत्ति है। कमाने से भी आगे अगर वेल्थ की बात करेंगे तो देश का वेल्थ अगर 100 रुपया है तो शीर्ष 10% के पास इसमें से 76 रुपया है।
ठीक है, बाकी के 90% के पास बहुत ज़्यादा है। जलवायु परिवर्तन से प्रभावित दक्षिण एशिया साहेल में असमानता बढ़ रही है। असमानता का कारण क्या क्या बताए गए हैं? आर्थिक 1991 के उदारीकरण के बाद बहुत ज़्यादा असमानता बढ़ी है, ऐसा कहा जा रहा है सीधा सीधा। राजनीति, कम प्रगतिशील कर, टॉप टैक्स 42% से घट करके 30% पर आ गया है। कॉरपोरेट टैक्स को सरकार ने घटा दिया है कि भाई कंपनियां क्या करेंगी, निवेश करेंगी, रोजगार देंगी। ना तो रोजगार दे रही है, ना निवेश कर रही हैं। जाति और लिंग और क्षेत्रीय असमानता भी है। महिलाओं की श्रम भागीदारी कम है, जिसके कारण से जातिगत, सामाजिक स्तर पर, महिलाओं में भी लैंगिक स्तर पर भी कहीं न कहीं असमानता मौजूद है। कोविड-19 असमानता को बढ़ाई है। अमीरों की संपत्ति 20% से बढ़ गई है, वहीं गरीबों की 5% घट गई है। ऐसा क्या गणित खेला गया उसमें? आर्थिक विकास दर 7% होने के बावजूद समावेशी नहीं है, जो निचले जो 50% हैं उनके परचेजिंग क्षमता को कम कर देता है। मिडिल क्लास के परचेजिंग क्षमता को कम करता है। सारे कार तो ईएमआई पर घूम रहे हैं, है ना, आईफोन लोग ईएमआई पर खरीद रहे हैं, है ना, लेकिन इंस्टा पर रील जरूर बनाएंगे। सामाजिक गरीबी, बेरोजगार, युवाओं में 23%, सामाजिक अशांति होगी। कई सारे स्तरों पर अशांति देखने का आपको मिलेगा ही। पर्यावरणीय, शीर्ष 10% कार्बन उत्सर्जन का 50% हिस्सा उत्सर्जित करते हैं, जिसका प्रभाव जो है वो निम्न के 10% पर पड़ता है। लोकतंत्र पर दबाव, रिपोर्ट ने आर्कियोस्टिक पूंजीवाद की चेतावना दी है कि भाई कहीं न कहीं आपके यहाँ पर कैपिटलिस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो रहे हैं और वह देश के राजनीति को प्रभावित करना शुरू कर रहे हैं। सिफारिश किया गया कर सुधार को लागू करें, सामाजिक व्यय को बढ़ाएं, नियमन को मजबूत करें अपने यहाँ पर। वैश्विक स्तर पर G20 जैसे देशों के साथ सहयोग करके हम टैक्सेशन को अच्छे से लागू कर सकते हैं। स्कैंडिनेवियाई जो देश हैं जैसे नॉर्वे और स्वीडन, उनसे हम सीख सकते हैं। वहाँ पर सोशलिस्ट प्रकार का सरकार चलती है, जहाँ पर 30 से 40% डायरेक्ट टैक्स लगाया जाता है। आप 100 रुपया कमाओगे तो उसका 30 से 40 रुपया सीधा सीधा सरकार को दे दोगे आप। सरकार उसके बदले में आपको फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ केयर, अच्छी सड़क, अच्छे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो प्रोवाइड करवाएगी। इसको ज़रूर याद रखिएगा। इस रिपोर्ट को, काफ़ी बेहतर ये रिपोर्ट है, इसके आंकड़े सवाल पूछे जा सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। वीडियो में कुछ अगर सुधार करना है तो कृपया आप मुझे बताएं और उसको मैं सुधार भी करवा सकता हूँ। आज के अंत में आपके लिए कुछ चीज़ें हैं, जैसे मेंस के 3 सवाल हैं, तीनों टॉपिक पर आधारित। इसको आप लिखने का प्रयास कर सकते हैं। ये GS1, GS2, GS3 यूपीएससी के हिसाब से लिख गया है। खैर यूपीएससी वाले भी कुछ बच्चे देखते हैं, आप इसको लिखने का प्रयास ज़रूर ही कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का।